चलो देखो मैग्नेट का लास्ट पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। और इस लास्ट पार्ट के अंदर एक तो अपने मैग्नेटिक मटेरियल और हानियां जो होती है उनके बारे में बात करेंगे। देखो मैग्नेट के अंदर अभी अपन ने बात की थी कि बीएच वक्र के बारे में, ठीक है। और बीएच वक्र तुमको मैंने बताया था हानियों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो अपने बात करेंगे चुंबकीय हानियां कौन कौन सी होती है, या हानियों के बारे में बात करेंगे। तो हानियां देखो दो प्रकार की होगी यहाँ पर। एक तो आएगी चुंबकीय हानियां, या दूसरे का नाम होगा कोर हानियां, या इसको बोलोगे स्थिर हानियां, या बोलोगे और कौन सी हानियां बोलते हो, लो हानियां, ठीक है। क्योंकि ये कोर में होती है। और एक अपने पास आ गया तुम्हारे पास काम हानियां, ये इसका नाम है ओमिक हानियां, ये इसका नाम है परिवर्ती हानियां, ये इसका नाम है अस्थिर हानियां। अब देखो तुम्हारे पास ये चीज मैंने एक बात बताई थी, ऐसे जब तुम लोग इसको सप्लाई से जब जोड़ोगे तो आपके पास दो चीजें जिसमें मैग्नेट बनेगी। इसके अंदर तो तुम लोग धारा का प्रवाह करोगे, और इसके अंदर तुम्हारे को धारा का प्रवाह नहीं करते, ये तो कोर है। तो ये है तुम्हारी कोर और ये है तुम्हारा चालक। इन दोनों के अंदर हानियां होगी। तो ये हानियां कोर में होती है, ये हानियां चालक में होती है, ठीक है। चालक में जब हानियां होगी तो उसका फार्मूला अलग बनेगा और इसका अंदर अलग बनेगा। अब ध्यान में रखना कि ये जो हानियां होगी तुम्हारी, ये अगले फिर आगे क्या होगी, दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक हानियां होगी जिसका नाम होगा हिस्टेरेसिस। तो अभी तुमने वक्र पढ़ा था वो था हिस्टेरेसिस। और दूसरा जो तुम्हारा होगा वो जिसका नाम क्या हो जाएगा, एडी करंट, ठीक है। एडी करंट लॉस आगे लिखना, और इसको बोलेंगे कॉपर लॉस, ठीक है। ओमिक हानियां भी इन्हीं को ही बोला जाता है। तो एक अपने पास हिस्टेरेसिस और एक एडी करंट है, दोनों देखेंगे। देखो हिस्टेरेसिस, देखो हिस्टेरेसिस तुम्हें अभी देखा कि हिस्टेरेसिस के अंदर क्या था, मैग्नेट बन रही है खत्म हो रही है, मैग्नेट बन रही है खत्म हो रही है। तो इसका मतलब चुंबकत्व व विचुंबकन के कारण जो हानियां होती है वो हानियां कौन सी कहलाती है। फार्मूला देखिए इसका, जब इसका फार्मूला बनाएंगे अपने तो ये देखो ये बनेगा WH जो होगा तुम्हारा आएगा नीटा B की पावर 6 F और ये तुम्हारा फ्लक्स घनत्व, ठीक है। और फ्लक्स घनत्व कौन सी वैल्यू ली जाती है, मैक्सिमम, ठीक है। फिर ध्यान में रखना F तुम्हारी क्या है, आवृत्ति, और V तुम्हारा क्या है, कोर का आयतन, नेटा हिस्टेरेसिस गुणा के, ठीक है। ये इसको बोलते हैं, क्या नाम इसका याद आ रहा है, स्टाइमेन ऐसे करके नाम है, इसको स्टाइमेन नियतांक बोलते हैं। और ये ध्यान में रखना नियतांक जो होगा ये किस बात पर डिपेंड करेगा, तो ये करेगा चालक पर, चालक या जो कोर जो होगा ना, कोर के पदार्थ पर, ठीक है। अगर तुम्हारी ये हानियां कम ज्यादा हो रही है तो तुम लोग ऐसी चीज ले लो कि ज्यादा हो रही है तो तुम लोग ऐसी चीज ले लो जिसमें जल्दी मैग्नेट बन जाए, जल्दी खत्म हो जाए। तो कोर बनाने के लिए तुम लोग काम क्या करोगे, इस हानियों को क्या करना है, कम करना है। इन हानियों को कम करने के लिए तुम लोग कोर क्या बनाते हो, कोर या तो नरम लोहे की बनाते हो या किसकी बनाते हो,
सिलिकॉन स्टील। स्टील की। सवाल पूछेगा कि ट्रांसफार्मर है उसकी कोर सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है किस क्यों, तो कौन सी हानियां कम करेगी, हिस्टैरिसीस या चुंबकन विचुंबकन के कारण होगा। ठीक है, या बोलेगा कि चुंबकीय क्षेत्र के उत्क्रमण, उत्क्रमण का मतलब होता है बदलना के कारण कौन सी हानि होगी, तो भी ध्यान में रखना हिस्टैरिसीस। ठीक है, उसके बाद में दूसरा अपने पास है एडी करंट। एडी करंट का मतलब समझिए भंवर धारा। देखो ये जो तुम्हारे पास कोर है, इस कोर के अंदर क्या होता है कि ऐसे धारा जो होती है वो ऐसे निकलती है, क्योंकि कोर फ्लक्स को काटेगी, कोर काम क्या करेगी, फ्लक्स को काटेगी, और जब कोर फ्लक्स को काटेगी तो इसके अंदर काम क्या होगा, इसको ठीक है, इसके अंदर जैसे ये मैग्नेट बनती है ना, वैसे धारा निकलती है, और ये धारा ऐसे भंवर के रूप में निकलती है, तो इस कारण जो हानियां होती है उसका नाम क्या होगा, भंवर धारा हानियां। ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, तो पहली चीज तो ध्यान में रखना कि ये चुंबकन विचुंबकन के कारण होती है, ये ध्यान में रखना किसके कारण होगा, भंवर धारा के कारण। ठीक है, और इसलिए इसकी बारे में जिसने सबसे पहले बताया था जिसका नाम था फोकाल्ट, तो इसलिए ध्यान में रखना, फूको था सॉरी, और इसके कारण इसको ध्यान रखना फोकाल्ट, फोकाल्ट धारा भी कहते हैं इसको, भंवर धारा। ठीक है, और भंवर धारा हानियां जो होगी उसको अपने क्या बोलेंगे, ठीक है, तो फोकाल्ट ने इसके बारे में बताया, फूको ने बताया, तो इसका नाम फोकाल्ट धारा हो गया। तो भंवर धारा हानियां जो होती है इसका दूसरा नाम अगर आपसे पूछे तो ध्यान में रखना कौन सी धारा होगी, फोकाल्ट धारा। अब इसका फार्मूला देखो, इसका फार्मूला देखो क्या बनेगा, देखो इसको WH से लिखा था तो एडी करंट तो ये लिखेंगे, यहाँ आएगा तुम्हारा लेमडा बी का स्क्वायर एफ का स्क्वायर टी का स्क्वायर। ठीक है, और ये हानियां ध्यान में रखना किस में होती है, वाट के अंदर, ये भी करेंगे वाट के अंदर, बाकी चीजें सेम है, बस ये ध्यान में रखना टी क्या होगा, कोर की मोटाई। पेपर में सवाल आया था दिल्ली मेट्रो के अंदर कौन सी हानियां जो है वो आवर्ती पर सबसे ज्यादा डिपेंड करती है, तो यहाँ से क्या रहा तो ये करेगी। ठीक है, अब देखो इसका निवारण क्या है, इस हानियों को कम कैसे करेंगे। अगर तुम्हारे को एक बात पता चल गई कि अगर ये कोर अगर ये धारा रिफ्लेक्स ही ना काटे तो काम चल जाएगा अपना, तो अपने काम क्या करेंगे, इसके ऊपर लेमिनेशन कर देंगे, कर दिया। लेमिनेशन की मोटाई भी कुछ ना कुछ रखनी पड़ेगी। ठीक है, लेमिनेशन की नॉर्मल मोटाई को ध्यान में रखना कोर की मोटाई पर डिपेंड करती है। नॉर्मली जो कोर की मोटाई होती है वही तुम्हारा लेमिनेशन की मोटाई होती है, 0.35 से 50 mm, ये ध्यान में रखना। अब काम क्या करोगे, दूसरा तरीका क्या है कि तुम्हारा कोर की मोटाई पर डिपेंड कर रहा है तो तुम लोग कोर मोटी ना ही लो, और मैंने बताया था कि जैसे ट्रांसफार्मर के अंदर इतनी बड़ी कोर बनानी है तो तुम लोग इतनी बड़ी कोर नहीं लेते, पतली पतली छोटी छोटी लेकर के उसको लेमिनेटेड करके काम करते हो। तो इसका जो निवारण है देखो, पहला तो क्या होगा, इसको साफ कर दूं यहाँ, देखो इसका निवारण देखो, पहले तो निवारण इसका ये है कि कोर को क्या करके लेमिनेट, लेमिनेटेड को हिंदी में बोलते हैं पटरित करना। ठीक है, और लेमिनेशन की मोटाई अगर पूछ ले 0.35 से 0.50 mm के बीच में होती है। फिर ध्यान में रखना सेकंड देखो क्या होगा, तुमने कोर की मोटाई कम कर दी, सॉरी कोर को लेमिनेट कर दिया, दूसरा कोर की मोटाई पर भी डिपेंड कर रहा है, तो तुम लोग काम क्या करोगे, कोर की क्या करके, कोर की क्या कर मोटाई कम कर, और इसकी मोटाई भी ध्यान में रखना, नॉर्मली जो रखते हो एक जो पत्ती जो होती है इसकी जो मोटाई होती है वो भी क्या होती है 0.35 से 0.50 mm।
इसका मतलब ध्यान में रखना, कोर की जो मोटाई जो होगी वो तुम्हारी इसके बराबर ही होती है। किसके? ठीक है, याद रखिएगा। तो तुम्हारे पास दो हानियां, हिस्टैरिसीस हानियां घटीकरण दोनों कोर में हो रही है। तो कोर हानियां कौन किस चीज का मिश्रण है? तो ध्यान में रखना, कोर हानियां हिस्टैरिसीस और इसका भंवरधारा हानियां दोनों का होगा। भंवरधारा हानियों के बारे में अगर पूछ ले, इसके बारे में किसने बताया था? तो फूको ने बताया था। और भंवरधारा हानियां का दूसरा नाम क्या था? फौकॉल्ट करंट। फिर देखो हिस्टैरिसीस हानियां तुम्हारे पास चुंबकन या विचुंबकन के कारण जो हानियां होती है वो होती है। फिर ध्यान रखना, बीएच वक्र कौन सी हानियां बताता है? हिस्टैरिसीस, क्योंकि वो चुंबक बनेगी खत्म होगी, बनेगी खत्म होगी। और चुंबकन विचुंबकन के कारण कौन सी हानि हो रही है? एक हानि और बच गई तुम्हारी, जो तुम्हारी चालक के अंदर होती है, जिसका नाम क्या है? कॉपर है लॉस। इसके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल बचेंगे। देखो कॉपर लॉस को तुमको पहली बात तो ध्यान में रखना, कॉपर लॉस होगा, ये तुम्हारा कॉपर लॉस होगा वो आई स्क्वायर के आर, आई स्क्वायर आर पावर का ही फार्मूला है। तो हानियां किस में आती है? हमेशा हानियों की गणना अगर पूछ ले किस में की जाती है, तो हानियों का मात्रक पूछ ले, हिस्टैरिसीस भंवरधारा कोई मर्जी हानियां, तो उसका मात्रक हमेशा भी क्या होगा? आई चेंज होगा तो तुम्हारा ये चेंज होगा, तो इसलिए इसका नाम क्या है? स्थिर हानियां। अगर तुम्हारे को कॉपर लॉस कम करना है तो ऐसा रेजिस्टेंस ले लो या उसमें धारा की वैल्यू कम कर दो। ठीक है, तो ध्यान में रखना। और ये ध्यान में रखोगे क्या है? ये अस्थिर हानियां है। ठीक है, और ये किस बात पर डिपेंड करेगी? यह करती है भार पर। जबकि जो पीछे वाला था वो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, कोर का आयतन, सप्लाई वोल्टेज सब पर डिपेंड करती है। ठीक है, लेकिन ये हानि किस बात पर डिपेंड करेगी? भार के ऊपर। ये हानियां अपने बस में नहीं है जिसको अपने चेंज कर सके। हाँ, ये एक चीज है कि अगर अपने करंट की वैल्यू कम कर दें, क्योंकि ये हानियां आई का स्केल के रूप में चेंज होती है, तो ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो तीन तुम्हारे पास के अलग अलग हानियां थी। ठीक है, और ये ध्यान में रखना कि चुंबकीय हानियां, कोर हानियां, स्थिर हानियां, लो हानियां, जितना भी जो नाम है वो सारे इसी का, ये हानियां दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, ये हानियां होती किसमें है? ये हानियां उस वाले भाग में होती है जिस पर तुम लोग तार लपेटते हो, कोर के अंदर। कोर किसको बोला जाता है? जिस चीज के ऊपर तुम लोग तार लपेटते हो या जिसको कुंडलित करते हो, कुंडलित किया जाने वाला जो भाग होता है वो तुम्हारा कोर कहलाता है। ठीक है, दो चीजें लपेटी है, दोनों में हानियां होगी, कोर में भी होगी और उस कंडक्टर में भी होगी। कंडक्टर चालक, चालक के अंदर कौन सी हानियां होगी? कॉपर, धारा पर डिपेंड करेगी। ठीक है, और दूसरा ध्यान में रखना, ये तुम्हारा है। ठीक है, तो इतना लिखो तुम। अब आगे देखो। अब देखो, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, यानी कि चुंबकीय, ठीक है, चुंबकीय पदार्थ। मैग्नेटिक मटेरियल कितने प्रकार के होते हैं? तीन। लेकिन देखो एक चीज और बताऊंगा। देखो, एक पहले का नाम होगा तुम्हारा फेरो, मैग्नेटिक आगे लिख लेना। दूसरे का नाम होगा पेरा और तीसरे का नाम होगा डाया। ठीक है, अब ध्यान में रखना, फेरो दो प्रकार का आगे और होता है। एक जो तुम्हारे पास आएगा, एक तो आएगा फेरी और एक आएगा एंटी फेरो। एक कौन सा आएगा? एंटी। अब पहले तो अपने इन तीन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक तो तुम्हारे पास फेरोमैग्नेटिक होगा, एक पेरा होगा, एक डाया होगा। फेरी के दो ग्रुप है, ध्यान में रखना।
फेरो के एक तो का नाम है फेरी, एक का नाम है एंटी। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे फेरो के बारे में। ठीक है, फेरो का मतलब होता है लोहा चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, ये इसको क्या बोलेंगे, लोहा चुंबकीय। अब तुमको एक बात बताई थी कि कोई भी जो मैग्नेट होती है वो छोटे छोटे उसके मैग्नेट के टुकड़े होते हैं, अणु से मिलकर बना होता है। अब इस मैग्नेट के अंदर कहानी क्या होती है कि ये जो मटेरियल होती है इसके अंदर क्या होता है, इसके जितने भी जो होते हैं अणु वो सारे एक ही दिशा में होते हैं। एक दिशा में होने का फायदा ये होता है कि इसको जब अपने सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो चुंबक बन जाती है इसके अंदर। ठीक है, इसका मतलब इस पदार्थ के अंदर जो तुम्हारा चुंबक जो बनती है वो कैसे बनती है, परमानेंट। दूसरा जो तुम्हारे पास मैंने बताया था फेरी, फेरी मैग्नेटिक। ठीक है, और इसके अंदर देखो क्या होता है, फेरी वाले के अंदर क्या होगा कि जैसे ये तुम्हारे पास क्या इस तरीके से इसके अणु, कुछ अणु जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। इसका मतलब जब तुम लोग इसको सप्लाई से जोड़ोगे तो मैग्नेट तो बनेगी, लेकिन जितनी मैग्नेट इस वाले में बढ़ती है उतनी नहीं बढ़ती, क्योंकि इसका ये जो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। ठीक है, ये मैग्नेट एक दूसरे को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। इसका मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र में उस पर चुंबक तो बनेगी, लेकिन इनकी तुलना में इनके अंदर जो चुंबक बनेगी वो कम बनेगी, कमजोर बनेगी, दुर्बल बनेगी। फिर तीसरा आता है तुम्हारा एंटी फेरी, एंटी फेरो। एंटी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर पता क्या होगा कि तुम्हारे चुंबकीय अणु जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं। एंटी का मतलब ये होगा, ये तुम्हारे अभी लाइनमैन वाली परीक्षा में भी आया था 27। एंटी फेरो के अंदर क्या होगा कि तुम्हारे इसके जितने भी जो अंदर अणु है वो एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। इसका मतलब इस कंडीशन के अंदर इसके अंदर चुंबकीय जो गुण होता है, चुंबकीय गुण का मतलब चुंबक बनाने का जो गुण होगा वो क्या होगा, इनमें किसी भी प्रकार से मैग्नेट नहीं बनेगी। है जरूर इनमें मैग्नेट बन सकती थी, लेकिन अब इनमें नहीं बनती, क्योंकि इसमें जितने भी जो इसके अणु है वो एक दूसरे के एंटी, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। इसके अगर मैं बात करूं, इसके अंदर जो तुम्हारा एग्जांपल आता है, जैसे लोहा आ गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, और तुम्हारा कौन सा हो गया, एलेनिक हो गया, एल्कोमैक्स हो गया। ठीक है, एल्कोमैक्स, कोबाल्ट स्टील हो गया, ये दोनों कोबाल्ट स्टील एक ही नाम है। ठीक है, कठोर स्टील हो गया। तो ये सारे के सारे इसके अंदर आते हैं, इसमें परमानेंट मैग्नेट बनती है। लेकिन ये जो मटेरियल है इनके अंदर देखो मैग्नेट तो परमानेंट बनेगी, लेकिन उसका प्रभाव क्या होगा, कमजोर होगा। तो इसके अंदर ध्यान में रखना क्या बनता है, दुर्बल क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र। इसको आगे लिखेंगे, एक सेकंड रुको, इसको दिख तो रहा है ना। इसके अंदर एक बात तो ध्यान में रखना, दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र क्या बनेगा, उत्पन्न। और इसका एग्जाम्पल ध्यान में रखना, एक तो तुमने फेराइट पढ़ा होगा, और एक तुमने अभी तुमने क्या पढ़ा था, मैग्नेटाइट। दोनों इसी के अंदर आते हैं। फेराइट किस किस्म का पदार्थ है, तो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल में आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। सवाल पूछेगा इनमें से किस प्रकार के मटेरियल में चुंबकीय गुण शून्य होते हैं, या ये पूछ लेगा तुम्हारे से कि जिसके अंदर जो अणु जो है वो संरेखित नहीं होते। संरेखित का मतलब एक रेखा में नहीं होते। ठीक है, एक दूसरे का क्या करते हैं, विरोध। तो ध्यान में रखना एंटी फेरोमैग्नेटिक होगा। और इसका एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, एक तो आएगा आयरन ऑक्साइड, या इसको सीधा ही लिख दूं,
एक तो आएगा तुम्हारा आयरन ऑक्साइड, आयरन का मतलब लोहा ही होता है, और एक आएगा तुम्हारा निकल ऑक्साइड। निकल के अंदर भी स्थायी चुंबक बढ़ती है, ध्यान में रखना। निकल में है ना, देखो निकल और लोहे दोनों में स्थायी चुंबक बढ़ती है, इसी की कैटेगरी का पार्ट है। तो एक तो तुम्हारे पास फेरोमैग्नेटिक, एक फेरियर, एक एंटी फेरो, ये इसके अंदर अणु किस प्रकार से संरेखित होते हैं वो ध्यान में रखना। अब इसके लिहाज से ध्यान रखना, इसमें सभी एक दिशा में होंगे, इसमें कुछ की दिशा अलग होगी, तो ये चुंबक तो बनेगी इसके अंदर, लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा कमजोर बनेगा। लेकिन इसके अंदर मैग्नेट नहीं बनती, इसलिए एंटी फेरो है चुंबकीय पदार्थ है, इन्हीं के टुकड़े। ये देखो लोहा, यहाँ देखो फेराइट हो गया, मैग्नेटाइट, मैग्नेटिक उसका ही तो एक पार्ट है, लोहे का एक टुकड़ा होता है, ध्यान में रखना। लेकिन इनमें परमानेंट मैग्नेट बनेगी, लेकिन इनमें नहीं बनेगी। इसके अंदर देखो चुंबकीय ऑक्साइड, लोहा ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड है या निकल ऑक्साइड है, ये लोहा और निकल दोनों के अंदर क्या बनती है, परमानेंट मैग्नेट बनती है। लेकिन जैसे इनकी ऑक्साइड आ गई तो इनमें परमानेंट मैग्नेट नहीं बनती। अब यहां से तुम्हारे पास मैं एक टेबल बना रहा हूं, उस टेबल को ध्यान से सुनना। तुम्हारे पास तीन तरीके के मटेरियल अब ध्यान में रखना केवल। एक का तो नाम है लोहा, यहाँ तो आ जाएगा उनका गुण, एक आ जाएगा तुम्हारा फेरो, एक तुम्हारे पास आ जाएगा पैरा, और एक तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, डाया। पहली चीज तो ध्यान में देखो, मैग्नेट कैसे कैसे बनती है। जो तुम्हारा पहला जो आएगा मैग्नेट, यानी कि चुंबक कैसे बढ़ती है, देखो फेरो के अंदर कैसे बढ़ेगी, स्थायी। लेकिन पैरा के अंदर नहीं बढ़ती है, पैरा को ध्यान में रखना, क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय, या इसको क्या बोलोगे, समचुंबकीय। डाया को क्या बोलोगे, प्रतिचुंबकीय, या बोलेंगे विषम चुंबकीय या अचुंबकीय, क्योंकि इसमें चुंबक है नहीं। सही है। इसमें परमानेंट मैग्नेट बनती है। पैरा, पैरा जैसे तुम्हारा तांबा, चांदी, एल्यूमिनियम, इनके अंदर क्या होता है, जैसे तुमने इसको सप्लाई से जोड़ा तो मैग्नेट बनेगी, सप्लाई हटाते और मैग्नेट खत्म। इसका मतलब मैग्नेट तो बनेगी, लेकिन कौन सी बनेगी, लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो चुंबकीय, उसका जो क्या करते हैं, विरोध करते हैं। कुछ मटेरियल ऐसे होंगे जो इनका क्या करते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। जो विरोध करेंगे इसका मतलब उनमें चुंबकीय बल रेखाएं जाएगी नहीं। बाकी देखो इसके अंदर मैग्नेट नहीं बन रही क्योंकि इसका है, क्योंकि लेकिन इसमें मैग्नेट उत्पन्न करने की गुण है, ये चुंबकीय बल रेखाओं को ले तो लेते हैं, अंदर चली तो जाती है, लेकिन ये मैग्नेट नहीं बनती। लेकिन प्रति चुंबकीय पदार्थ का मतलब होता है जो विरोध करेगा चुंबकीय बल रेखाओं का, इसका मतलब इसमें मैग्नेट नहीं बनती, इसमें मैग्नेट क्या नहीं बनती, नहीं बनती। अब इनके एग्जांपल देखो, एग्जांपल से सारी बातें समझ में आएगी। यहाँ आएगा एग्जांपल, देखो इसके अंदर भी मैंने बताया था लोहा, बोलते दो, निकल, कोबाल्ट, एल्यूमिनियम, एल्कोमेक्स, ये सारी आ जाएंगे, जगह कम है तो मैं इसलिए इतना ही लिख रहा हूँ। इसके अंदर देखो, इसके अंदर तुम्हारा देखो एक तो आएगा चांदी, ठीक है, तांबा, तुम्हारा एल्यूमिनियम, ठीक है, तुम्हारा हवा, हवा के अंदर भी मैग्नेट बनती है। हवा भी मैंने बीएच वक्र तुमको मैंने बताया ही था, किसको, चांदी, चांदी के अंदर मैग्नेट बनती है, सोने के अंदर तो नहीं बनती, सोना तो डाया है, चांदी में नहीं, चांदी तांबा भी डाया है, तांबे के अंदर तो बनती है, तांबा नहीं बनता, ठीक है। और एल्यूमिनियम हो गया, इसके अलावा तुम्हारा मैग्नीज हो गया, ठीक है। तो इनके अंदर मैग्नेट सप्लाई देने पर बनेगी, लेकिन इनके अंदर देखो, एक तो तुम्हारे पास आ गया बिस्मिथ, बिस्मिथ सबसे कम मतलब स्ट्रॉन्ग प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, बिल्कुल भी नहीं बढ़ती। अगर पेपर में सवाल आ जाए कि सबसे स्ट्रॉन्ग प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा है तो बिस्मिथ है। बिस्मिथ नहीं दे रखा तो फिर आएगा ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट का नाम दूसरा क्या होता है, कार्बन। फिर तुम्हारा आ गया जल, पानी के अंदर नहीं बढ़ती। इसके अलावा देखो सोडियम, कांच, लकड़ी,
प्लास्टिक, ये जितनी भी चीजें हैं जो धारा का वहन नहीं करते उनमें किसी में चुंबक है? लकड़ी में धारा नहीं जाती, चुंबक नहीं बनेगी। ठीक है, इसके अलावा देखो हीरा, इसके अलावा और देखो तुम्हारा चांदी, इसके अलावा और देखो तुम्हारा सोना, ठीक है, एंटीमनी, तो ये सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं। ग्रेफाइट में मैग्नेट नहीं बनती। इसी तरीके से ध्यान में रखना, तुम्हारा टंगस्टन के अंदर धारा तो जाती है लेकिन मैग्नेट नहीं बनती। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारा ये नाइक्रोम है, नाइक्रोम के अंदर भी ध्यान में रखना करंट तो जाएगी लेकिन मैग्नेट है। पेपर के लिहाज से ध्यान में रखना, ये एग्जांपल बहुत काम के। तो इसके अंदर और देखो, इसके अलावा देखो इसके अंदर आएगा तुम्हारा सिलिकॉन स्टील, ठीक है, इसके अलावा देखो आएगा नरम लोहा, इसके अंदर आएगा म्यू मेटल, ठीक है, इसके अलावा तुम्हारा आएगा परमेलवाय, परमेलवाय ध्यान रखना लोहा और तांबे, लोहा और निकल का मिश्रण होता है। इसके अंदर तुम्हारे को पता है एलेनिको, एल्कोमैक्स, एग्जांपल याद रखना भाई, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर की दृष्टिकोण से। ठीक है, उसके बाद में देखो उसके बाद में देखो एक तो आएगा रिलक्टेंस, ठीक है, एक आएगा तुम्हारा परमियंस, ठीक है, उसके बाद में आएगा तुम्हारा एक आएगा ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, एक तुम्हारे पास आएगा म्यू आर रिलेटिव परमिटिविटी होगा। ठीक है, रिलक्टेंस इसका क्या होगा? लो। परमियंस इसका क्या होगा? हाई। इसका बीच वाला होगा, और इसका क्या होगा? रिलक्टेंस क्या होगा? उच्च, और इसका क्या होगा? लो। ठीक है, क्योंकि रिलक्टेंस हाई होगा, मैग्नेट नहीं जाता। ससेप्टिबिलिटी ध्यान में रखना, इसकी क्या होगी? धनात्मक, वह क्या होगा? उच्च। इसकी धनात्मक वह क्या होगा? उच्च। ये तुमने पढ़ चुके हो पहले, ये तुमने कुछ दिन पढ़ा भी। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसके लिए ध्यान में रखना धनात्मक तो सॉरी ऋणात्मक तो होगी, और क्या होगा? फिर ध्यान में रखना जो तुम्हारी म्यू आर है, इस म्यू आर का मान, इसका मान 1000 से ज्यादा होगा तो धनात्मक होगा, और साथ में क्या होगा? उच्च। धनात्मक होगा और साथ में क्या होगा? ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा? ऋणात्मक, और क्या होगा? ठीक है, उसके बाद में देखो मैग्नेट तुमको मैंने बता दिया कैसे बनाइए, एग्जांपल तुमको दे दिए। रिलक्टेंस हो गया, ठीक है, धारणशीलता आ जाए, निग्राहिता आ जाए। देखो धारणशीलता अगर पूछ ले और निग्राहिता, देखो धारणशीलता ज्यादा होगी क्योंकि अवशिष्ट चुंबकत्व क्या है? ज्यादा। एक चीज ध्यान रखना, तीनों चीजें बताता हूं मैं, तीनों एक साथ ही नहीं देते हैं। देखो अवशिष्ट चुंबकत्व, धारणशीलता, और एक तुम्हारा गया निग्राहिता, या निग्रह कुछ मर्जी लिख सकते हो। जो ये मटेरियल है, ये इन तीनों का क्या होता है? सोचिए, तीनों साथ लिख लेना। इसका ये क्या होगा? इसका बीच वाला आएगा, इसका ये क्या रहेगा? निम्न होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना तुम लोग, और छोटा हो रहा है। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक मटेरियल थे। यहां से ध्यान में रखना, तुम्हारे पास पहला जो मैग्नेटिक मटेरियल है फेरो, फेरो के दो ग्रुप है, फेरी और एंटीफेरी। फेरी के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर कुछ चुंबकीय जो डोमेन्स होते हैं वो उनकी डायरेक्शन एंटी होती है, मतलब कुछ की एंटी होगी तो चुंबक तो बनेगी, लेकिन इसमें मैग्नेट बनती है कमजोर, किसकी तुलना में? इनकी तुलना में।
एंटी फेरो, यानी कि है चुंबकीय लौ चुंबकीय पदार्थ ही, लेकिन क्या होता है कि इसके अंदर जितने भी जो डोमेन होते हैं चुंबकीय पदार्थ के, वो काम क्या करते हैं, दूसरे के एंटी होते हैं। तो सप्लाई देने पर चुंबकीय गुणों को तो ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन जितना ये मैग्नेट बनाते हैं उतना ये बनाते हैं, और दोनों एक दूसरे के एंटी बनाते हैं, तो कितना हो जाएगा फ्लक्स, 0। तो ये ध्यान रखना, आयरन ऑक्साइड और तुम्हारा निकल ऑक्साइड। फेराइड ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ बार बार, ये तुम्हारा फेरी मैग्नेटिक मटेरियल में आएगा। फिर 3 मैग्नेटिक मटेरियल है, फेरो पेरा डाया। फेरो का मतलब होता है लौ चुंबकीय, पेरा का मतलब होता है अनुचुंबकीय समचुंबकीय, और डाया का मतलब होता है प्रति विषम और अचुंबकीय। अचुंबकीय का मतलब जिसमें मैग्नेट है नहीं बनती, इसके अंदर चुंबकीय बल रेखाएं जाती है, चुंबक बन जाती है परमानेंट, इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट नहीं बनती, इसके अंदर चुंबकीय बल रेखाएं जाती नहीं, ठीक है, चुंबकीय बल रेखाएं नहीं पैदा होती। इसके एग्जांपल ध्यान में रखना, एक चीज ध्यान में रखना, जितने भी कू चालक है वो सारे इसी के अंदर रहेंगे, लेकिन तुम्हारा ग्रेफाइट चालक है, ठीक है, लेकिन इसमें मैग्नेट है नहीं बनती। तुम्हारा टंगस्टन चालक है, लेकिन इसमें मैग्नेट नहीं बनती। तुम्हारा नाइक्रोम जो हीटर की तार बनाते हो है चालक, लेकिन इसमें मैग्नेट है नहीं बनता, ठीक है। तो ये तुम लोग ध्यान में रखना, ठीक है। और सोडियम का चीज बहुत सारे एग्जांपल याद रखना इस पॉइंट से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये अपना मैग्नेट का पार्ट खत्म हो चुका है, हम मिलेंगे नए सेशन के अंदर, जहां नए टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।